30 जनवरी साल 1925 केंटकी स्टेट में एक सैंड केव है और ये फ्लॉयड कॉलिन नाम का एक आदमी हाथ में लैंप लेकर इस केव में घुस जाता है। केव बहुत छोटी थी, इसलिए जिस हॉल में ये फ्लॉयड कॉलिन नाम का आदमी घुसा था वो सिर्फ 5 फीट का हॉल था। केव बहुत छोटी होने की वजह से फ्लॉयड से चला नहीं जा रहा था, इसलिए वो अपने घुटनों के सहारे आगे जाता है। सरफेस में चारों तरफ नुकीले पत्थर निकले हुए थे, लेकिन वो जैसे तैसे करके स्वीट सेक्शन में पहुंच जाता है, जिसे फ्लॉयड ने कुछ महीने पहले ही खोद कर बनाया था। पूरी केव में अंधेरा था और वो लैंप जो ये बाहर से लेकर आया था वही इसकी एक आखिरी उम्मीद थी, यानी उस एक लैंप की मदद से ही ये केव के अंदर देख सकता था। और अब ये पहुंचता है टर्नआउट रूम के पास, और ये ऐसी जगह थी जहां एक्सपीरियंस केवर भी आने से डरा करते थे और टर्न होकर वापस चले जाते थे। और इसी वजह से इस सेक्शन का नाम टर्न अराउंड रखा गया था, क्योंकि आगे जाने का मतलब था केवर को क्रॉस होना था 9 इंच के हॉल से। इस हॉल का नाम था स्क्वीज। फ्लॉयड धीरे धीरे इस हॉल में गायब हो रहा था। इसके कपड़े चारों तरफ के नुकीले पत्थरों से फट रहे थे और इसे आगे जाने से रोक रहे थे। फ्लॉयड सिर्फ अपने पैरों की मदद से ही आगे बढ़ रहा था और अब वो एक वाइडर रोपनी के पास पहुंचता है जहां एक लैस थी, और उस लैस को क्रॉस करके फ्लॉयड को 10 फीट नीचे जाना था। वो रस्सी को पत्थर में बांधकर नीचे उतरता है। आगे केव की एंडिंग थी और यहाँ इसको एक काम करना था जो कि ये रोज करता था, और वो काम कर रहा था दूसरी ओपनिंग के लिए। ये जगह किसी के फिट होने के लिए बहुत छोटी थी। फ्लॉयड इस जगह को खोदकर दूसरी जगह जाना चाह रहा था जहाँ एक बड़ी क्रिस्टल चेम्बर थी और ये कुछ इस तरह दिखने वाली थी। वो जगह एक जैसे वाइट मार्बल से बनी हुई थी। फ्लॉयड महीनों से इस जगह को खोदकर पत्थरों को निकाल रहा था, तो फ्लॉयड हर बार की तरह आज भी काम करके वापस निकल रहा था, खुद को घसीटते हुए जैसे वो अंदर आया था। दीवार इतनी छोटी थी कि वो अपने हाथों को भी नहीं चला सकता था, और अब वो बीच रास्ते में ही रुक जाता है क्योंकि इसकी लैंप डिम हो रही थी। फिर थोड़ा आगे बढ़ते ही फ्लॉयड के हाथ से लैंप छूटती है और गिरकर टूट जाती है, और वो अब अंधेरे में उस केव के अंदर अकेला था। सिचुएशन अब बिगड़ चुकी थी। उसने फिर भी हार ना मानी और वो ज़मीन के 60 फीट नीचे अंधेरे में केव के अंदर घसीट घसीट कर चलता रहा। और उसी टाइम वो गलती से अपने पैर को लूज पत्थर पर मार देता है। जैसे ही फ्लॉयड का पैर पत्थर पर लगा, वो 15 किलो का पत्थर फ्लॉयड के एक पैर पर आ गिरा। फिर वो दूसरे पैर से पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन स्पेस बहुत कम था। फिर वो पत्थर वहीं फिट हो जाता है और फिर और भी छोटे छोटे पत्थर इसके पैर पर गिरते जाते हैं, यहाँ तक कि फ्लॉयड को छोटे छोटे लूज पत्थरों ने नीचे से पूरा ढक दिया। फिर सिचुएशन और बिगड़ती गई। फ्लॉयड जितना हिलता इतने ही पत्थर और इसके ऊपर आ गिरते। फ्लॉयड एक ऑकवर्ड पोजीशन में अटक चुका था। फ्लॉयड जितना भी फोर्स लगाता निकलने के लिए वो नामुमकिन था। वो जितना भी हिलने की कोशिश करता और ऊपर से पत्थर गिरने लग जाते, और अब इसके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, तेज तेज पुकारना। यह है सैंड केव। फ्लॉयड इस केव में फंस गया था, वो भी ऐसी जगह जहां चिल्लाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं चैनल इन्फोजैप, और फ्लॉयड कॉलिन इस कहानी की शुरुआत थोड़ी पीछे से होती है। फ्लॉयड कॉलिन का जन्म 20 जून 1887 में हुआ और फ्लॉयड के केव एक्सप्लोरिंग की शुरुआत सिर्फ 6 साल से ही हो जाती है। वो बचपन से ही केविंग में काफ़ी एक्सपर्ट था और इनफैक्ट वो कभी कभी केव में ही सो भी जाता था, और इसी वजह से 1917 में वो एक न्यू केव को डिस्कवर करता है अपने फादर के फार्म लैंड पर, और अब वो इन्वॉल्व हो चुका था केंटकी केव में। केंटकी केव को अगर सिंपल में देखा जाए तो यह है एक यूज नेटवर्क इंटरकनेक्टेड केव के, और यहीं पर एक सिटी है जिसका नाम केव सिटी है, और इस जगह 12 से भी ज़्यादा केव हैं, और इसी वजह से यहाँ पर फार्मिंग भी नहीं हो पाती। तो प्रॉब्लम यह है कि यहाँ केव ज़्यादा हैं और लोग कम, और इसीलिए इस सिटी का नाम केव सिटी है। तो फ्लॉयड अपनी केव को डिस्कवर करने के बाद इसकी पूरी एडवर्टाइजमेंट करता है, लेकिन लोग फिर भी इसकी केव में नहीं आते
क्योंकि इसकी केव में कोई यूनिकनेस नहीं थी। तो फ्लॉयड इस केव को छोड़कर दूसरे की प्रॉपर्टी पर एक दूसरी केव को डिस्कवर करता है। लैंडओवर और फ्लॉयड के बीच एग्रीमेंट होता है कि पैसे दोनों के 50-50 होने वाले थे और अब फ्लॉयड को उस केव को अट्रैक्टिव बनानी थी जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए। क्योंकि केव की लोकेशन भी बहुत अच्छी थी, वो केव हाईवे से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर थी और इस केव में एक यूनिकनेस भी थी। इस सैंड केव के अंदर वाइट कलर में एक मार्बल का पत्थर था जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत था और वो दूसरी केव से ब्यूटीफुल भी दिखती थी, लेकिन इस जगह जाना बहुत मुश्किल था। फ्लॉयड उस वाइट कलर के पत्थर तलक जाने के लिए कई महीनों से खोद खोद कर रास्ता बना रहा था। फ्लॉयड बहुत पैशनेट था, वो डेली 12 घंटों तक केव के अंदर पत्थरों को हटाता रहता था इसलिए कि वो पत्थर वाली जगह इसे मिल जाए। और ऐसा ही हुआ। 30 जून 1925 में, उस ही दिन जिस दिन वो अटकने वाला था, उस पत्थर वाली जगह को ढूंढ निकालता है। वो कुछ देर उस पत्थर को देखता है और बहुत खुश हो जाता है। वो एक्साइटेड था अपनी फैमिली को इसके बारे में बताने के लिए, लेकिन उसको क्या पता था वो आज यहीं पर फंसने वाला था। खैर, वो वापस लौटते हुए बुरी तरह से यहाँ 60 फीट की गहराई में अकेला अंधेरे में अटक जाता है और इससे अब हिला तक भी नहीं जा रहा था। वो हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था और फिर कुछ देर थकने के बाद वो सो जाता है और फिर से जब उसकी आंख खुलती है, यानी वो जागने के बाद, फिर मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन इसकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं था और इस अंधेरे में वो वहीं पर पड़ा हुआ 23 घंटों तक चिल्लाता रहता है। 30 जनवरी की पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि प्रॉपर्टी के 3 ओनर बी बॉयल, ईडी एस्टल और जोइल केव के पास आ जाते हैं। जोइल जब फ्लॉयड के कोट और टोपी को केव के बाहर टंगा हुआ देखता है तो फौरन वो केव के अंदर जाकर फ्लॉयड को आवाज़ लगाता है, तो अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर वो और अंदर जाता है और टर्न अराउंड सेक्शन के पास पहुंचता है जहां वो 9 इंच का स्क्वीज हॉल था और फिर फौरन उस स्क्वीज हॉल के अंदर से फ्लॉयड की आवाज़ आती है चिल्लाने की। वो फौरन बाहर आता है और प्रॉपर्टी के ऑनरों से बताता है और फिर और ऐसे ही घंटे बीत जाते हैं। केव हाईवे से कुछ ही दूर थी, इसलिए केव के बाहर काफ़ी भीड़ लग चुकी थी और होमर फ्लॉयड का छोटा भाई था। फ्लॉयड ने केव आने से पहले अपने भाई होमर को ऑलरेडी अपने साथ चलने को कहा था, लेकिन होमर ने केव आने को उस टाइम मना कर दिया था। लेकिन अब होमर पैशनेट था अपने भाई को वहां से निकालने के लिए। होमर फाइनली केव के अंदर घुस जाता है और स्क्वीज हॉल को क्रॉस करता है। होमर को केव के अंदर के नुकीले पत्थर स्क्रैच मार रहे थे, लेकिन होमर को जो चोट लगी, जो स्क्रैच लगी, होमर ने उन सभी को इग्नोर करते हुए वो अपने भाई के पास पहुंचा और जल्द ही होमर के पैर फ्लॉयड के फेस को टच करते हैं। लेकिन यहाँ और ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ रही थी। सिचुएशन कुछ इस तरह थी, फ्लॉयड ये था और पत्थर यहाँ इसके पैर को दबाए हुए था और फ्लॉयड को भारी वजन के छोटे छोटे पत्थर चारों तरफ से घेरे हुए थे और छोटे छोटे लूज पत्थरों के पहाड़ इसके ऊपर थे जो गिरने के लिए बिल्कुल रेडी थे। ये ओपनिंग बहुत छोटी थी, इसलिए यहाँ सिर्फ 2 ऑप्शन थे। ऑप्शन 1, होमर को पैर नीचे करके आना था, लेकिन इस तरीके से वो फ्लॉयड को टच भी नहीं कर सकता था, इसकी बॉडी ही इसको रोक रही थी। ऑप्शन 2, अगर होमर अपने सर को नीचे लेकर जाए तो इस तरीके से सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन इससे 100 किलो से भी ज़्यादा पत्थर अप साइड पोजीशन में हटाने होंगे। तो यहाँ सबसे पहले फ्लॉयड को खाने के तौर पर कुछ चीज़ें खिलाई जाती है। फ्लॉयड होमर को बताता है कि फाइनली उसने वो पत्थर देख लिया और कहता है कि अगर वो यहाँ से बाहर निकल गया तो वो इस जगह में दोबारा नहीं आएगा। अब होमर अपने काम पर लग जाता है। होमर अगले 8 घंटों तक अब साइड पोजीशन में होकर पत्थरों को हटाता है इस छोटी सी बाल्टी की मदद से, और जिस तरह से वो पत्थरों को हटा रहा था और भी ज़्यादा पत्थर ऊपर से आकर गिर जा रहे थे और इसकी सारी मेहनत बेकार हो जा रही थी। होमर से जितना हो सकता था होमर ने उतना किया, लेकिन अब होमर का सांस घुटने लगा और होमर केव से बाहर आने लगता है। और होमर जब बाहर आता है तो वो ये देखकर सरप्राइज था, केव के बाहर 100 से भी ज्यादा लोग ये तमाशा देख रहे थे और आपस में बहुत स्टूपिड बातें कर रहे थे। फ्लॉयड की ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी और बहुत सारे रिपोर्टर होमर से इंटरव्यू लेकर फ्लॉयड के बारे में जानना चाह रहे थे, लेकिन होमर परेशान था। वो किसी को भी इंटरव्यू देने में इंटरेस्टेड नहीं था।
बाहर के कई लोग केव के अंदर जाते हैं, लेकिन वो जब टर्न अराउंड सेक्शन के पास पहुंचते हैं जहां वो 9 इंच का स्क्वीज हॉल था, वो देखकर डर जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ एक मिली नाम का रिपोर्टर आता है जो होमर से इंटरव्यू लेने की कोशिश करता है, लेकिन होमर को किसी रिपोर्टर की ज़रूरत नहीं थी। उसको एक दोस्त चाहिए था जो उसकी मदद कर सके। और उसी बीच होमर गुस्से में कहता है, तुम यहाँ खड़े होकर जो बकवास कर रहे हो, तुम खुद केव के अंदर जाकर फ्लॉयड से इंटरव्यू ले लो। और ये सुनकर मिली रिपोर्टर को भी गुस्सा आ जाता है। मिली रिपोर्टर हाथ में एक लैंप लेकर केव के अंदर जाता है। वो जब केव के अंदर 9 इंच के हॉल के पास पहुंचता है तो वो भी डर जाता है, लेकिन अगर वो अंदर ना जाता तो वो भी सभी की कैटेगरी में आ जाता, जैसे सभी लोग यहाँ से डर के वापस बाहर जा रहे थे। तो अब मिली रिपोर्टर उस 9 इंच के स्क्वीज हॉल के अंदर घुस जाता है और केव के नुकीले पत्थरों को हराते हुए फ्लॉयड के पास पहुंचता है और वो वहां फ्लॉयड से इंटरव्यू लेता है। लेकिन फ्लॉयड यहाँ तड़प रहा था। फ्लॉयड से कुछ बोला तक नहीं जा रहा था। अब यहाँ फ्लॉयड को तड़पता हुआ देखकर अकेला मिली रिपोर्टर भी कुछ नहीं कर सकता था। फ्लॉयड से इंटरव्यू लेकर वो भी केव से बाहर आ जाता है। होमर अब थोड़ा खुश हुआ क्योंकि मिली रिपोर्टर केव के अंदर फ्लॉयड तक जाने वाला दूसरा इंसान था। अब मिली फ्लॉयड की खबर न्यूज़पेपर में फुल डिटेल में छापता है और ये रिपोर्ट इग्निशन वाइज स्टोरी बन जाती है। स्टोरी की अपडेट हजारों लोकल और न्यूज़पेपर में जाती है और लोग रेडियो के जरिए एक घंटे बाद इसकी अपडेट ले रहे थे और ऐसे ही कुछ घंटे और निकल जाते हैं। अब तक स्टोरी में तीसरा करैक्टर आता है बर्डन। बर्डन भी केव के अंदर जाता है और स्क्वीज हॉल को जैसे तैसे क्रॉस करके फ्लॉयड के पास पहुंचता है। फिर थोड़ी देर बाद जब फ्लॉयड को होश आता है तो बर्डन इसे किसी तरह से बेल्ट की जैकेट पहना देता है और इसको कुछ खाने के लिए देता है। अब स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली थी क्योंकि अब ये तीनों होमर, मिली और बर्डन रस्सी को पकड़ते हैं और अब होने वाली थी टग ऑफ वॉर, केव वर्सेस 3 मैन, और जीतने वाले को मिलने वाला था फ्लॉयड कॉलिन। फ्लॉयड अटका हुआ था इस तरह से और रस्सी खींच रही थी इस तरह से। इसका चेस्ट पत्थर से दब रहा था जिससे ये मर भी सकता था। फ्लॉयड रुकने के लिए भीख मांग रहा था। वो बहुत चिल्ला रहा था, रुको, स्टॉप स्टॉप, इट्स गोइंग टू पुल मी इनटू द। यहाँ अभी भी कुछ नहीं होता। टग ऑफ वॉर में वो तीनों हार चुके थे और केव जीत चुका था। अब मिली हारकर अपने शहर वापस चला जाता है और वहाँ जाकर ये न्यूज़ डिटेल में प्रिंट करता है और इसके आर्टिकल बहुत कम टाइम में फेमस हो जाते हैं क्योंकि ये न्यूज़ अब नेशनल न्यूज़ बन चुकी थी। इसके बाद जब मिली वापस सैंड केव आता है तो देखता है किसी ने केव के अंदर लाइट बल्ब लगा दिया है और मिली उसी में से एक बल्ब को लेकर फ्लॉयड के कॉलर में बांध देता है जिससे कि इसको गर्मी मिलती रहे और ये जिंदा रह सके। फिर मिली रिपोर्टर फ्लॉयड को बताता है कि बाहर हजारों लोग तुम्हारे बारे में जान चुके हैं और तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। अभी तक केव के बाहर लोगों की भीड़ 1000 से लेकर 10,000 तक हो जाती है। केव के पास सारे होटल बुक हो गए थे और होटलों में खाना कम पड़ रहा था। ऑलमोस्ट वहाँ 4,500 की भीड़ लग चुकी थी। अभी और घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं। यह है कारमाइकल। ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्लॉयड को बचाने के लिए आए थे और वो अपने साथ कुछ रेस्क्यू के टीम और मिलिट्री के लोग भी अपने साथ लाए थे। कारमाइकल सबसे पहले पूरी केव के सर्वे कराते हैं और पता चलता है केव के बाहर हजारों लोग थे। सभी लोगों के मूवमेंट से यह केव कोलैप्स भी हो सकती थी। अब तक केव के अंदर छोटे छोटे लूज पत्थर गिरने भी लगे थे। कारमाइकल के टीम में एक पर्सन था, पीकी नाम का, जो केव के अंदर स्क्वीज एरिया को क्रॉस करके फ्लॉयड के पास पहुंचता है और फ्लॉयड कहता है कि उसे प्यास लगी है। फिर आगे बढ़ के फ्लॉयड को पीकी कॉफी पिलाने लगता है, लेकिन अब फ्लॉयड कॉफी पीने से इनकार कर देता है और वहाँ पीकी सोचता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। फ्लॉयड को असल में प्यास नहीं लगी थी। फ्लॉयड जानता था कि वो यहाँ 5 दिन से अटका हुआ है और इसको यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। फ्लॉयड जानता था कि वो यहाँ से नहीं निकलने वाला, वो वहीं पर ट्रैप रहने वाला है और फ्लॉयड वहाँ अकेला ट्रैप नहीं रहना चाहता था। लेकिन पीकी जैसे ही बात को समझता है तो वो वहाँ से फौरन भागने लगता है। उसके चारों तरफ लूज पत्थर गिरने लगे थे। वो जैसे तैसे करके वहाँ से केव के बाहर निकल जाता है।
और फिर बाहर सभी लोग बैठकर केव को कोलैप्स होता देखते हैं। और अब जो एक रूट थी जिससे फ्लॉयड के पास पहुंचा जा सकता था वो भी पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। और अब सिर्फ दो ऑप्शन थे। ऑप्शन 1 हार मान लो। ऑप्शन 2 ऊपर से खोद कर डायरेक्टली फ्लॉयड के ऊपर एक नया होल बना दो। फ्लॉयड ने ये इमेजिन भी नहीं करा होगा कि उसके 55 फीट ऊपर किस लेवल और किस स्केल में ऑपरेशन चल रहा था। कारमाइकल के पास हाईटेक मशीन भी थी। शहर के कई प्रोफेशनल ग्रुप यहाँ काम कर रहे थे और अब ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज रेस्क्यू मिशन बन चुका था। सभी ग्रुपों को यहाँ बहुत तेज काम करना पड़ रहा था। कारमाइकल एक बहुत एक्सपीरियंस पर्सन था और उसको 55 फीट ज़मीन के नीचे खोदना था, तो इसके लिए वो कुछ कैलकुलेशन करता है। तो यहाँ टोटल 75 लोग थे रेस्क्यू में और वो हर घंटे 2 फीट खोद सकते थे और इन्हें टोटल 55 फीट खोदना था, तो ऑब्वियसली इन्हें 30 घंटे लगने वाले थे। लेकिन हर जगह कहीं ना कोई सवाल आकर बीच में खड़ा हो जा रहा था। तो सवाल ये था, क्या फ्लॉयड 30 घंटों तक जिंदा रह पाएगा? इसका जवाब था हाँ, वो 30 घंटों तक जिंदा रह सकता था, क्योंकि वो वहाँ 5 दिन से अटका हुआ था। तो ऑब्वियसली वो 30 घंटों तक वहाँ जिंदा रह सकता था। फिर कारमाइकल की टीम खोदना शुरू करती है। कारमाइकल को पता था अगर उन्होंने ज़रा भी देर की तो फ्लॉयड का जिंदा बचना नामुमकिन था। 2 लोग अपनी फुल कैपेसिटी से काम कर रहे थे और कारमाइकल ने इसके पीछे और भी लोग लाइन में लगा दिए थे। और अगर ये 2 लोग थोड़ा भी स्लो होते तो इनको 2 नए लोगों से रिप्लेस कर दिया जाता। धीरे धीरे सभी लोग हल्के पड़ने लगे और इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि केव के बाहर इतने लोग थे, अगर फ्लॉयड इनको खुद देखता तो परहैप्स वो यकीन भी ना करता कि ये सभी लोग सिर्फ केव के अंदर फंसे हुए फ्लॉयड की वजह से आए हैं। और अब तो यहाँ एक मेला जैसा लग चुका था। यहाँ कुछ कैंटीन वाले थे, यहाँ कचौरी वाले, सामान सेलर, फ्रूट सेलर और यहाँ तक के ब्लाडी जैगलर भी यहाँ तक पहुँच गया था जो चम्मच घुमा रहा था। अगर टोटल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ एक मेला जैसा लग चुका था। और यहाँ स्टोरी में अब एक मोड़ आता है। यहाँ लोगों को पता ही नहीं था कि आखिर फ्लॉयड केव के अंदर कैसे फंसा हुआ है और न्यूज़पेपर भी इसकी कुछ खास मदद नहीं कर रहे थे और कुछ लोग और ग्रुप बनाकर काम करने लगते हैं। वर्कर अभी भी जमीन खोदने में बिजी थे और वो तरह तरह के जुगाड़ लगाकर अपने काम को तेज करना चाह रहे थे, लेकिन चीजें और उल्टी ही होती जा रही थी। लोगों के काम करने की स्पीड और कम हो चुकी थी और अब वो सिर्फ 1 घंटे में 1 फीट ही खोद पा रहे थे। लेकिन सवाल ये था, क्या फ्लॉयड अभी तक जिंदा होगा? वो लाइट बल्ब याद है जो फ्लॉयड को गर्म रखने के लिए उसके कॉलर पर लगाया गया था और उस बल्ब को पावर दी जा रही थी सिंपल कॉपर वायर से, और उस सिंपल कॉपर वायर को किसी इंजीनियर ने रेडियो एम्पलीफायर से कनेक्ट कर दिया था। तो सिंपली जब फ्लॉयड सांस ले रहा था तो उसका चेस्ट एक स्पाइन और कनेक्ट हो रहा था, जिससे कॉपर वायर में फ्लैक्चुएशन आ रही थी और उसकी रीडिंग डायरेक्टली एम्पलीफायर रेडियो में आ रही थी। और यही चीज़ फ्लॉयड के जिंदा होने का सबूत था। तो सभी वर्कर काम करने में लगे हुए थे। खोदना तो इसको 30 घंटों में था, लेकिन अब तक 144 घंटे हो चुके थे और अभी तक उन्होंने सिर्फ 44 फीट ही खोदा था। और अब बारिश शुरू हो जाती है और सिर्फ बारिश ही नहीं, साथ में ओले भी पड़ रहे थे। वर्करों के सिर पर ओले आकर लग रहे थे, जिससे वर्करों को जमीन खोदने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। और इन्होंने अभी तक जो हॉल खोदा था, बारिश की वजह से ये हॉल भी कोलैप्स होने के चांस थे। अब तक फ्लॉयड को फंसे हुए 15 दिन हो चुके थे और लोगों की उम्मीदों पर भी एक्साइटमेंट कम हो चुकी थी। न्यूज़पेपर भी इसमें अब इंटरेस्ट लूज कर चुके थे। लोग केव सिटी छोड़कर जा रहे थे, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को उम्मीद थी। और फिर वो लाइट बल्ब जलना भी बंद हो जाता है। अब रीडिंग से फ्लॉयड का जिंदा होने का भी पता नहीं चल रहा था और अब वो दिन भी आ चुका था जिस दिन का सबको इंतजार था। 16 फरवरी 1:30 PM मंडे। फाइनली 55 फीट का हॉल बनाया जा चुका था और वो केव ओपन हो चुकी थी। ये नामुमकिन था कि कोई भी इंसान 15 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए इस केव में जिंदा रह सकता था। 12 दिन बिना खाना खाए, 12 दिन बिना पानी पिए, और वो बल्ब जिससे इसे गर्माहट मिल रही थी, वो बल्ब 4 दिन पहले ही बंद हो चुका था। सभी लोग इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। रात का टाइम था तो होमर लाइट जलाकर देखता है तो फ्लॉयड का मुंह खुला था और उसकी आंखें भी खुली थी, लेकिन वो मर चुका था।
होमर फ्लॉयड का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, फ्लॉयड उठ जाओ, तुम्हें बचा लिया गया है। लेकिन फ्लॉयड मर चुका था। और कुछ देर बाद होमर को फाइनली पता चलता है फ्लॉयड तो मर चुका है और ये न्यूज़ कुछ ही देर में बहुत तेज़ी से फैल जाती है। रिपोर्टर के अकॉर्डिंग वो 3 दिन पहले ही मरा था जब वो लाइट बल्ब बंद हुआ था। जब वो लाइट बल्ब बंद हुआ तो उसके 1 दिन बाद तक ही फ्लॉयड जिंदा रह पाता है। अगर ये लोग 3 दिन पहले पहुंचते तो परहैप्स फ्लॉयड को बचाया जा सकता था। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आगे ऐसी ही रिलेटेड स्टोरी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये ज़रूर पढ़ें।